कहानी एक दुर्घटनाग्रस्त कार से शुरू होती है और कोई पूछता है कि उन्हें अपने बॉस को बचाना चाहिए या नहीं। वह सीपीआर कर रहा है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि वह सच में चाहता है कि वह जीवन में वापस आए। इसका कारण यह है कि उसने उसे 9-9-6 शेड्यूल के तहत काम कराया था। मूलतः आप सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, और इसलिए मैंने उसे मरते हुए देख वह सोचता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह बस जमा हो रही कर्मा है। वो उसे उठाने लगता है, लेकिन सोचता है कि कम से कम अब उसकी मदद करना शायद उसे कुछ अच्छे गुण दिला सकता है। वो उसके मीठे होंठों की ओर बढ़ता है जब अचानक स्वर्ग से एक सुनहरी रोशनी नीचे आती है और दुनिया में प्रवेश करती है। नायक शिकायत करता है कि अगर वह मर जाती है तो उसे पता नहीं चलेगा कि वह अपने श्रम अधिकारों की मांग किससे करे। साथ ही वह कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके होंठ इतने नरम और मीठे होंगे। उसी क्षण वह अपनी आंखें खोलती है। नायक शर्माता हुआ है जब वह पूछती है कि क्या वह मरने के लिए तैयार है। एक प्रणाली संदेश प्रकट होता है जिसमें कहा जाता है कि उसने महारानी को सफलतापूर्वक चौंका दिया है और दिव्य उपस्थिति की क्षमता और एक 31 वर्ष वाला स्वर्ण ढाल अर्जित किया है। नायक नहीं जानता कि यह सिस्टम आवाज कहां से आ रही है, क्योंकि एक पैर उसकी ओर बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसे लात मारी जाएगी, लेकिन इसके बजाय उसे क्रूर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। वह इसे जिउ-जित्सु से हल करता है और इस खतरनाक बॉस से भागने लगता है। फिर वह कहती है कि उसे दिव्य दंड का सामना करना होगा, लेकिन नायक भ्रमित है और पूछता है कि हो क्या रहा है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह बस बेहोश हो गई क्योंकि उसने अपना सिर मारा था, और पूछता है कि वह क्या कर रही है। लिन को अजीब लगता है कि वह अपनी सच्ची ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकती। क्रूर तरीके से दबाए जाने पर हमारा लड़का कहता है कि उसे अस्पताल जाना चाहिए, खासकर क्योंकि एम्बुलेंस जल्दी नहीं आएगी। उसे अभी भी काम पर लौटने की जरूरत थी, लेकिन अच्छा होता अगर वह उसके किए गए सभी काम के लिए अतिरिक्त पैसे देती। हालांकि लीन अपने हाथ में देख रही है, उलझन में। ये नहीं जानती कि वह कहाँ है या क्यों ऐसा लगता है कि उसकी सारी ऊर्जा गायब हो गई है। कुछ समय बीतता है और हम नायक के घर पर हैं। वह थकाऊ दिन के बाद काम से आ रहा था और चाहता था कि उनका जैसे ही वह प्रवेश करता है उसे उसके मोटे दोस्त अपने स्वाभाविक वातावरण में मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई खाना बचा है। हालांकि दोस्त सिर्फ पूछता है क्या वह दुष्ट बॉस से थक गया था, लेकिन अचानक उसका दोस्त चौंक जाता है और जो कैन वो पकड़ रहा था उसे गिरा देता है। नायक उलझन में पूछता है कि समस्या क्या है। बॉस घर में घुसी और पूछा क्या वह इसी पिंजरे को अपार्टमेंट कहता है। नायक जानना चाहता है कि वह वहां क्या कर रही है, जबकि मोटा दोस्त कहता है कि उसे लड़की लाने से पहले नोटिस देना चाहिए। हालांकि बॉस भ्रमित है और कहता है कि अगर वह सावधान नहीं होगा तो उसे दैवीय दंड मिलेगा। दोस्त भी भ्रमित है जब अचानक वह लुइस का हाथ पकड़ती है और उसे साथ आने को कहती है। देखकर कि वह खून से लथपथ है और उसके कपड़े फटे हुए हैं, दोस्त मान लेता है कि वे कुछ निषिद्ध मस्ती में लगे हुए हैं। बाहर लड़का उससे कहता है कि उसके अधीनस्थ होने के बावजूद वह उसके आराम के समय तक नहीं काट सकती। हालांकि लिन कहती है कि उसने जो कुछ कहा है उसके आधार पर वह उसका शिष्य लगता है। वह समझाती है कि वह अंडरवर्ल्ड की एक महारानी है जिसने मनुष्यों और देवताओं के क्षेत्र में उन्नत होने के लिए 3000 साल से अधिक समय तक साधना की, और इसी कारण वह जानना चाहती है कि वे कहाँ हैं और वह अपनी जन्मजात ऊर्जा का उपयोग क्यों नहीं कर सकती। लुइस उलझन में है, सोच रहा है कि क्या वह पागल है। हालांकि वह भी सामान्य नहीं है और बताता है कि पृथ्वी के उभरने के बाद से उसने कुछ साधकों के बारे में सुना है, लेकिन वह बेहद दुर्लभ है और जितना उसे पता है वे दोनों केवल सामान्य लोग हैं। हालांकि वह उसकी तरफ बढ़ती है जैसे उसे गला घोंटने की कोशिश कर रही हो। वो उससे शांत होने की गुजारिश करता है। लिन करीब आती है और कहती है कि वह न्याय संघ का आभा नहीं देता। हमारा लड़का इस पागल औरत से फिर से दूरी बना लेता है। लेकिन पेड़ों के पीछे 3 संदिग्ध व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं कि क्या वह सही व्यक्ति है। उनमें से एक कहता है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह एक डकैती जैसा लगे। हालांकि लिन कहती हैं कि उन्होंने किसी को उनकी बातचीत सुनते हुए देखा और घोषणा की कि वे दिव्य दंड के पात्र हैं। समाज के 3 उत्पादक सदस्य सामने आते हैं, कहते हैं कि उन्हें इतनी आसानी से खोज लिए जाने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही हमारा लड़का उनके हाथों में ऊर्जा देखता है, वह सोचता है कि साधक उसे क्यों गिराना चाहते हैं। वह आदमी कहता है यह दुख की बात है, लेकिन युवक ने वह चीजें देखी जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी और उस पर झपटता है, उसे नरक जाने के लिए कहता है। हालांकि यही वह समय है जब उसे प्राप्त हुआ सुनहरा कवच सक्रिय हो जाता है। लोग पेड़ से टकरा जाते हैं और सोचते हैं ये कैसे संभव है। सिस्टम फिर से प्रकट होता है और कहता है कि क्योंकि उसने नुकसान पहुंचाया है उसे कुछ शुरुआती साधना पैकेज मिलेंगे। यूई इन आवाजों से भ्रमित है और लिन कहती है कि उसे अपनी शिष्यों को सिखाना होगा कि कभी भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए और वह इन कीड़ों का काम तमाम कर देगी। वह अपनी टांग ऊपर उठाकर आदमी को गायब कर देती है और कहती है कि कभी कभी शारीरिक ताकत ही काफी होती है। इस बीच यूई को एहसास होता है कि उसने सच में छोटा सिस्टम प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह अजीब महिला उसके सामने मौजूद है जिसे वह निश्चित रूप से लीन नहीं चूक पाया है। घर पर उसका दोस्त रात के लिए अपार्टमेंट उसे छोड़ने और एक इंटरनेट कैफे में सोने का निर्णय लेता है, लेकिन वह यूई को चुप रहने की चेतावनी देता है ताकि वह बच सके। फटकार लगाई। दोस्त कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि यूई इस महिला को घर ले आया और यूई भी यही सोच रहा है। फिर वह उससे कहता है कि अंदर आकर आराम से बैठ जाए और गंदगी के लिए माफी मांगता है। वह बैठ जाती है और कहती है कि वह छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करती, भले ही उसके शिष्य आमतौर पर होते हैं सख्त। यूई फ्रिज की ओर जाता है और उससे पूछता है कि यह दूसरी दुनिया पार करने वाली महारानी होने का मामला क्या है। यदि यह वास्तव में कब्जा है तो लिन मिया के शरीर को क्या हुआ। वह बताती हैं कि वह एक परीक्षण के बीच में थी जब वह जस्टिस अलायंस के साथ लड़ाई में फंसी। अंततः लड़ाई के बीच में वह यहाँ शक्तिहीन हो गई। यूई कहती है कि वह लगातार इस अलायंस का जिक्र कर रही है और पूछती है कि क्या वे दुश्मन हैं। महारानी जवाब देती हैं कि वे लोग धर्मात्मा होने का नाटक करते हुए एक झुंड हैं, लेकिन बेहद घिनौने हैं, और चूंकि वे उससे लड़ना चाहते हैं इसलिए वे खून की नदी में बदलने के हकदार हैं।
फ्रिज के पास खड़ी हुई यूई सोचती है कि यह महिला ज्यादा आतंकवादी जैसी लग रही है। फिर वह उसे पीने के लिए एक गिलास पानी देता है। वह उसे इस दुनिया के काम करने का तरीका देखने के लिए कहती है। वो बताता है कि उसकी दुनिया में जादू और अत्यधिक उन्नत तकनीक जैसी चीजें हैं। बॉस कुछ लोलिता को जादू करते देखता है। वह इस शक्ति से प्रभावित लगती है जब तक यूई उसे ग्रहों को उड़ाते हुए स्पेसशिप नहीं दिखाता। वो उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है। वो उसे चेतावनी देता है कि सावधान रहे, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उसे नष्ट कर सकते हैं। चित्रों को घूरते हुए वह पूछती है, क्या यह वास्तव में संभव है? वह पुष्टि करता है, कहता है कि उसे समझना होगा कि व्यक्तिगत साधना इन ताकतों के खिलाफ टिक नहीं पाएगी। यही कारण है कि उसे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। वह अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसके संसार में ऊर्जा बहुत कम लगती है। वह अपना हाथ उसके माथे पर रखती है और कहती है कि लड़के की क्षमता उन सबसे अच्छी है जो उसने कभी देखी है। यूवी को संदेह है कि यह शायद उस सिस्टम से संबंधित कुछ है, लेकिन समझाती है कि अगर वह उसके संसार में 300 वर्षों में होता तो वह एक अत्यधिक उच्च स्तर पर पहुंच जाता। उसका फोन बजता है। वो उसे उठाता है और सोचता है कि जीवन में उसने हमेशा साधारण कर्मचारी बनकर गुजर बसर करने की ही चाहत रखी। ये पता चलता है कि उनमें से एक सहयोगी कह रहा है कि अगर बग्स आज रात तक ठीक नहीं हुए तो उसे कल ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है। नाराज होकर यू कहता है कि वह कोई कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं है जिसे आराम की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि लिन भी कहती है कि इतनी देर तक काम करना गुलामी जैसा ही है। वो कहती है कि उसके संसार में कभी एक पुल मरम्मत करने वाले ने भी कुछ ऐसा ही किया था, इसलिए उसने उसे टुकड़ों में काट दिया। यूं भ्रमित हो जाता है क्योंकि उसने ये इतनी सहजता से कहा। फिर वह कहती है कि इतनी सरल बात के लिए जो उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। वो कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे लोग उसे हरा नहीं सकते। यू के मन में विचार आता है कि वह इतनी बुरी व्यक्ति नहीं लगती। वो कहता है कि वह कम से कम एक डिस्टोपियन योद्धा है, कोई जो लड़ता है ताकि क्या सही है। फिर वो पूछता है कि क्या उसका फोन अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि यह दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। वो अपनी जेब में हाथ डालती है और सवाल करती है कि क्या यह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे इसके बारे में कोई जादुई चीज महसूस नहीं होती। वो उसे उपकरण थमा देती है पूछते हुए कि क्या वह यही कहना चाहता है। नायक कहता है कि यह महंगा फोन वास्तव में अच्छा है, क्योंकि कार दुर्घटना के बाद भी यह अभी भी सुरक्षित है। इन उसकी कलाई पकड़ता है, कहता है कि अब वो उसे दिखाएगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। वो उसकी उंगली के निशान को लेता है, स्क्रीन को छूता है और समझाता है कि फोन को ऐसे अनलॉक करते हैं। हालांकि लिन लाल हो जाती है, उसे एक विकृति बुलाती है जिसे दंडित करने की आवश्यकता है। अगले दृश्य में उसके लिए एक डिलीवरी आती है। बॉस पूछता है कि हवा में इतना मसालेदार गंध क्यों आ रही है। वो उसे कुछ मांस खाने के लिए आमंत्रित करता है। उसे देखते हुए वह उत्सुकता से देखती है। वह एक टुकड़ा अपने मुंह में डालती है, चौंक जाती है और कहती है कि यह उसकी कल्पना से बहुत कम खतरनाक है। वह टिप्पणी करती है कि मांस ड्रैगन की सांस जैसा लगता है। वो पूछती है कि क्या लोग सच में ऐसा कुछ खाते हैं, और वह पूछता है कि क्या उनकी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। वो समझाती है कि वे वहां मसाले का उपयोग करते हैं, लेकिन ये इतना तीखा नहीं होता। वो मुस्कुराता है और कहता है कि यह अद्भुत है कि विभिन्न सभ्यताएं कितनी भिन्न हो सकती हैं। वो कुछ उठाता है जो कोक जैसा लगता है और कहता है कि यद्यपि यह जहर जैसा दिखता है, ये स्वाद में मदद करेगा और ये काफी स्वादिष्ट। वो एक घूंट पीता है ये दिखाने के लिए कि यह जहर नहीं है, और वह उसके बाद पीती है। हालांकि उसे यह पसंद नहीं आता। वो पीछे झुकती है और कहती है कि इससे उसके मुंह में अजीब सा एहसास हुआ और उसके पेट में गुदगुदी हुई। वह उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि अगर उसने इसे एक बार में पी लिया तो वो डकार ले लेगी। लगता है कि उसने डकार ली। वो कहती है इसका स्वाद कड़वा और मीठा दोनों है। वो कल्पना करती है कि उसके शिष्य उसे जहर के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन वो जवाब देती है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जहर केवल उसके शरीर को सहन करने लायक बनाएगा। सहन करने से उसका मतलब शरीर को मजबूत करना नहीं है, और शिष्य सभी खुश हो जाते हैं। वो पूछता है क्या यह सच में इतना अच्छा है। वह समझाती है कि वह बस संप्रदाय की कुछ अच्छी कहानियों को याद कर रही थी। जैसे ही वह खाना हटाने वाला होता है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सहनशीलता विकसित कर लेगी। यूई उसे चेतावनी देती है कि सावधान रहे, क्योंकि विष इकट्ठा हो सकते हैं। उत्साहित होकर वह कहती है कि एक महारानी इतनी साधारण चीज से नहीं डर सकती। वह दूसरी बाइट लेती है, लेकिन अगले दृश्य में वह दावा कर रही है कि यह इतना तीखा नहीं है। थोड़ी देर बाद अपने अनोखे ढंग से वो पूछती है कि उसकी पसंदीदा पेय क्या है। इस बीच वो उसे जिद्दी होने से रोकने के लिए कह रहा है। उसका फोन फिर से बजता है और वह उसे उठाता है। जाहिर है ये उसके बॉस की ओर से एक और डांट है, जो पूछ रहे हैं कि उसने अब तक बग्स क्यों नहीं ठीक किए हैं। बॉस चेतावनी देते हैं कि अगर यह कल सुबह तक नहीं हो गया तो उसे वापस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूई आत्मविश्वास से भरी है, क्योंकि यह आदमी मिस लिन को रिपोर्ट करता है। वह देखता है और उसे देखता है। हालांकि आत्मा वही नहीं है, शरीर तो वही है। दृश्य अगले दिन की ओर बढ़ता है। यूई बताता है कि दुनिया में सब कुछ कैसे काम करता है। वो जवाब देती है कि वह पहले से समझती है कि लिफ्ट एक प्रकार की सीढ़ी है जो स्वयं चलती है। मुख्य पात्र उसकी प्रशंसा करता है और याद दिलाता है कि हर कोई उसे कहाँ जाएगा। वो उसे आश्वस्त करती है कि वो समझती है और उसे चिंता न करने के लिए कहती है। हालांकि जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं, एक सुनहरे बालों वाला आदमी अंदर आता है और शिकायत करता है कि ज्याओकी की बहुत क्रूर है। वह उसके पास आता है और कहता है कि उसने दुर्घटना के बारे में सुना, लेकिन प्रसन्न है कि वह इतनी अच्छी तरह से कर रही है। वह उसे विशेष नाश्ता पेश करता है जो उसने विशेष रूप से उसके लिए बनाया है। उसी समय वह यूए की ओर मुड़कर पूछती है कि यह व्यक्ति कौन है। वो बताता है कि यह एक लड़का है जिसका नाम गुजियोंग है, उसका पूर्व प्रपोजल करने वाला। वह इमारत के मालिक का बेटा है और हर कोई सोचता है कि वह बेवकूफ है। गोरा आदमी यूं को देखकर कहता है कि अगली बार उसे लिफ्ट में अकेला छोड़ दे, क्योंकि उसके जैसी बदबूदार व्यक्ति को उसके पास नहीं होना चाहिए। लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है जब यू सुझाव देता है कि वे ऑफिस चले। एक मोटा आदमी भागते हुए आता है और कहता है कि अच्छा है कि बॉस आखिरकार आ गई हैं। वह उसे सलाह देता है कि यू को निकाल दिया जाए, क्योंकि उसने कल का काम पूरा नहीं किया और केवल बुरा उसकी ओर मुंह कर दिया। यूएलिन के कान में झुककर कहता है कि वही आदमी है जो आधी रात को उसे कॉल करता रहता था। लिन उस आदमी की ओर मुड़कर कहती है कि मेरी जानकारी के अनुसार जो मेरी प्रतिष्ठा को खराब कर रहा है
वह आदमी शर्मिंदा होकर कहता है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया होगा और जोर देता है कि यूई ने उस पर झूठ बोला होगा। वह फिर कहती है कि वह पूरी रात यूई के साथ थी, इसलिए वह अच्छी तरह जानती है कि कौन झूठ बोल रहा है। सुनहरे बालों वाला लड़का इस स्थिति से पूरी तरह भ्रमित है। नायक को एहसास होता है कि उसने आग पर तेल डाल दिया, लेकिन सिस्टम यह पता लगाता है कि उसने कुछ आसपास के लोगों को चौंका दिया है और उसे कुछ मार्शल आर्ट कौशल प्रदान करता है। दृश्य राष्ट्रपति की ओर स्थानांतरित हो जाता है। यूई उनसे कहती है कि चिंता न करें, क्योंकि इस ठहराव से गुजरना मुश्किल नहीं होगा। जैसे ही वह इसे एक्सेस करता है, उसे पता चल जाएगा कि वह कहाँ रहती है और फिर वह घर जा सकती है। हालांकि महारानी पूछती है कि वह इतनी मदद क्यों कर रहा है। जितना वह जानती है, शरीर का पिछला मालिक उसके प्रति बहुत दयालु नहीं था। यूई जवाब देती है कि वह दूसरों की मदद करने वाला अच्छा नौजवान है, लेकिन वास्तव में वह जानता है कि अगर वह महारानी को आदेश देता है तो वह मूल रूप से सम्राट ही होगा। इसके अलावा ये देखना मजेदार होगा कि उस मोटे आदमी को उसका हक कैसे मिलता है और अंत में वो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, खासकर कल के बाद जो हुआ। वो याद करती है कि उसे हमला किया गया था और पूछती है कि मरने का मामला क्या है, लेकिन यूई उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि सुनहरे बालों वाले आदमी द्वारा लाई गई खाना वाकई अच्छा है। वो पकवान लाता है और पूछता है कि क्या वह कुछ चाहती है। हालांकि उसे कल के तीखे खाने की याद आती है और कहती है कि वह लाल डिश बहुत ज्यादा तीखी होनी चाहिए। वो खाने से इनकार करते हुए बगल में मुड़ जाती है। कुछ समय बाद वे कमरे से बाहर जाते हैं और मोटा आदमी 3 बाल्टियां पकड़े हुए पूछता है कि क्या उसे पर्याप्त सजा नहीं मिली है, लेकिन वह जवाब देती है कि उसे जीवित रहने के लिए खुश होना चाहिए। अगर उसने फिर से शिकायत की तो उसे घड़ी पर 10 और घंटे मिलेंगे। फिर शैनन पास आती है और पूछती है कि यूई उसके ऑफिस में क्यों थी। वो उसे चेतावनी देता है कि सावधान रहे, क्योंकि वह आदमी गरीब, असंस्कृत और बदबूदार है। महारानी उसे घूरती है। शैनन माफी मांगते हैं, सोचते हुए कि वह उसे उस तरह क्यों देख रही है। यूई फिर से उसका धन्यवाद करती है, कहती है कि नाश्ता स्वादिष्ट था। वह बॉस के साथ निजी मामले निपटाने की बात कहकर चल देती है। शैनन स्पष्ट रूप से जानना चाहती है कि वे मामले क्या हैं। यूई को याद आता है कि उसे प्रणाली बोनस पाने के लिए लोगों को चौंकाना होगा, जबकि शमन सोचती है कि यूई को उसके किए के लिए भुगतान करना पड़ेगा। दृश्य एक शानदार पड़ोस में शंशुर मेंशन पर बदल जाता है। यूई महारानी की प्रशंसा करता है, कहता है कि वह फोन का उपयोग करना सीख रही है। दरवाजा खुलता है और वह कहती है कि नए दुनिया में ढलना उसके लिए स्वाभाविक है। अंदर प्रवेश करते समय नायक टिप्पणी करता है कि घर उतना ही भव्य है जितना उसने उम्मीद की थी। वो रसोई के उपकरणों के बारे में बात करता है और कहता है कि वह बाद में उसे उनका उपयोग करना सिखाएगा, लेकिन वह कहती है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी खाना नहीं बनाया। फिर वह उसे बाथरूम दिखाता है और वह टिप्पणी करती है कि सभी स्वच्छता संबंधित कार्य एक ही जगह पर करना कितना अजीब है। वो समझाता है कि शौचालय का उपयोग कैसे करना है, उसे शॉवर दिखाता है और वह कहती है कि वह स्नान करेगी। वो उसे कुछ कपड़े लाने को कहती है, क्योंकि वह निश्चित है कि शरीर के पहले के मालिक ने कुछ कपड़े छोड़े होंगे। जैसे ही यूई अलमारी खोलता है, वह लटके हुए कपड़े देखता है। वो कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि पिछले मालिक ऐसे व्यक्ति होंगे। वो कुछ कपड़े चुनता है, सोचते हुए कि कम से कम उसे यह चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि ये फिट आएंगे या नहीं, क्योंकि यह एक व्यक्ति। इस बीच महारानी बात में पूछ रही हैं कि क्या उसने सब कुछ तैयार कर लिया है, क्योंकि उसे सर्दी लगने वाली है। हालांकि यूई की चिंता कुछ और है। वो उसे आधुनिक कपड़े पहनना कैसे सिखाएगा। वो उन्हें उसके हाथ में देता है और कहता है कि चित्र देखें और उल्टा न पहने। वो जवाब देती है कि उसे इतनी डांट मत लगाओ, क्योंकि वह इतनी बेवकूफ नहीं है। संदेहास्पद डिजाइन के बावजूद उसकी नजर में केवल यही अजीब लगता है कि यह रेशमी डोरी भी कपड़ा मानी जाती है। इस बीच यूई लिविंग रूम में टीवी देख रहा है। वह उसे एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए बुलाता है। उसका इरादा मानव विकास और उद्योगों के निर्माण के बारे में सब कुछ समझाने का है। हालांकि कुछ समय बीत जाता है और वह पहले से ही सो रही है। नायक इस बात से नाराज हो जाता है कि उसने दावा किया था कि वह रुचि रखती है, लेकिन 10 मिनट भी नहीं टिक पाई। वह उसे कंबल से ढकने जाता है, लेकिन उसे लगता है कि कुछ इसे काट रहा है। कंबल की फटी हुई जगह को देखते हुए वह भ्रमित है, खासकर जब वह अब भी सो रही है। धीरे धीरे वह उसके पास कागज की एक शीट ले जाता है और वह फिर से उसे काट देती है। वह इस बात से हैरान है कि सोते समय भी उसकी सतर्कता प्रणाली इतनी तेज है। वह फैसला करता है कि थोड़ा दूर चले जाए, क्योंकि यह थोड़ा खतरनाक लग रहा है जबकि वह सो रही है। वह बैठ जाता है और उन वस्तुओं को देखना शुरू करता है जो उसे सिस्टम से मिली थी। फिर वह उन मुक्केबाजी तकनीकों में से एक का अभ्यास शुरू करता है जो उसने प्राप्त की थी। स्वर्गीय मुष्टि ऑफ डेल नाम बहुत दिखावटी लगता था। वो कुछ युद्ध मुद्राएं अपनाता है और उसे महसूस होता है कि उसका शरीर जल रहा है। उसका सीना कसता है और दिल ऐसा लगता है जैसे फटने वाला है। वो उसके पास आती है और कहती है कि अगर वह इसी गति से जारी रखता है तो अंततः उसकी मौत हो जाएगी। उसे ठीक से नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, लेकिन जितनी बेहतर तकनीक होती है उतनी ही जोखिम भरी होती है। हालांकि उसके पास प्रतिभा है, उसकी बुनियाद बहुत कमजोर है, जो उसे बहुत तनाव देता है। मूल रूप से वो बहुत कमजोर है। बेचारा दबाव में महसूस कर रहा है। वो कहती है कि अब जब उसने थोड़ी झपकी ले ली है तो वो ऊर्जा से भरपूर है। यूई उसके हमलों पर टिप्पणी करने वाली थी जब उसका फोन बजता है। ये बॉसों में से एक है जो कुछ कंपनी फाइलों के लिए मदद मांग रहा है। नायक जवाब देता है कि उसने मिस लिन को घर छोड़ दिया था और जल्द ही मदद के लिए लौटेगा। वो उसे बताता है कि वह रात में वापस आने की कोशिश करेगा और वो पूछती है कि वो बस उसके पास रहकर थकाऊ काम में मदद क्यों नहीं करता। हालांकि वो कहता है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और उसे यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी अराजकता में न गिरे। फिर वह दरवाजे की ओर बढ़ता है, ये कहते हुए कि जीवन को कठिन बनाने का कोई कारण नहीं है जब वो आ रही है, लेकिन वह उसे रुकने को कहती है और पास आ जाती है। वो पूछने ही वाला होता है कि क्यों, जब वो और भी पास आ जाती है। यूई पूछती है कि क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है। वो उसके माथे पर एक थपकी देती है और उसे भूल कर जाने को कहती है। गरीब लड़का उलझन में है। हालांकि दरवाजा बंद करने से पहले वह कहता है कि वह उसके लिए कुछ डिलीवरी का आदेश देगा, लेकिन उससे कहता है कि लोगों को न डराए। वह सोचती है कि अब बिना स्वाभाविक ऊर्जा के वो अपनी चेतना को और प्रसारित नहीं कर सकती। नायक ने पूरा दिन काम किया है और अंततः घर जाने का समय हो गया है। ऑफिस का सत्तामा उसे राष्ट्रपति कहता है। लड़का पूछता है कि यह राष्ट्रपति वाली बात क्या है।
सतामा मजाक करता है कि वे सब जानते हैं कि वह राष्ट्रपति लिन के करीब है। यूई उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बात न करने को कहती है। वह सबको समझाता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और वह पास में ही था और उसकी मदद की। अगर उसका सच में उसके साथ कुछ होता तो वह वहां ओवर टाइम नहीं करता। पास में शमन सुन लेता है। वह सोचता है कि इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ये बस एक संयोग था। ऐसा नहीं हो सकता कि वह हारा हुआ व्यक्ति मेरे करीब आ सके। वापस महल में हम राष्ट्रपति को देखते हैं जब कोई पूछता है कि लाइट्स क्यों बंद है। महारानी गुस्से में मुड़ती है और कहती है कि उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि नायक समझदारी से खाने की चीजें मेज पर रखता है और पूछता है क्या हुआ। वह 1 सेकंड के लिए रुकती है, फिर सब कुछ खाने लगती है। टिप्पणी करती है कि उसे यह पहले लाना चाहिए था। थोड़ी देर बाद वह शांत होकर कहती है कि बिना मसाले का खाना थोड़ा फीका लगता है। वह बचे हुए को कचरे में फेंक देता है। वो सोच रही है कि उसे समझना वाकई मुश्किल है। फिर लिन उसे अपना फोन दिखाती है और कहती है कि इस चीज के खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर है। उसने 2 बार टैप करके खाना ऑर्डर करने की कोशिश की तो ये उसके लिए काम क्यों नहीं करता। वो बैठता है और देखता है। उसे दिखाता है कि भुगतान करने के लिए उसे अपना चेहरा स्कैन करना होगा। जब वो फोन के साथ खिलवाड़ कर रही है तो वह टेबल साफ कर देता है, समझाते हुए कि इस दुनिया में धन हस्तांतरण इसी तरह काम करता है। सफाई करते समय वह कुछ कागज के टुकड़े देखता है जिन पर ध्यान तकनीकें लिखी हैं। वह लिन से पूछता है कि क्या वह इस तरह की चीज पढ़ सकती है, लेकिन महारानी बताती हैं कि उन्होंने ही इसे लिखा है। वह हैरान है और वह कहती है कि बेशक वह अब भी कागज और कलम का उपयोग करना जानती है। ध्यान तकनीक शरीर, ऊर्जा, सार और आत्मा को जोड़ती है। ये उसे कुछ तकनीकें सीखने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाने में मदद करेगी। लड़का शर्मिंदा महसूस करता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके लिए इतनी मेहनत करेगी। हालांकि वह इशारा करते हुए कहती है कि उसके तरीके को स्वीकार करने के लिए कुछ शर्तें हैं। उसे उसी तरीके से अभ्यास करना होगा जैसा वह बताती है। वह इसलिए क्योंकि सिर्फ प्राकृतिक प्रतिभा पर्याप्त नहीं है। उसके पास पहला अध्याय पूरा करने के लिए 3 सप्ताह होंगे या वह गायब हो जाएगा क्योंकि वह आलसी लोगों को अपने आसपास नहीं रखती। नबी कांपते हुए और अटपटा सा पूछता है कि आमतौर पर शिष्यों को इसे सीखने में कितना समय लगता है। वह कहती है कि आमतौर पर 4 सप्ताह, लेकिन चूंकि वह प्रतिभाशाली है ये समस्या नहीं होगी। वह ऊर्जा और धड़कन के बारे में कुछ पन्ने पढ़ना शुरू करता है। ये ऊर्जा के संचार के लय के अपनी सच्ची प्रकृति में लौटने के बारे में है। इस बीच वो कुछ मीठा और ताजा खाना चाहती है जो वह खा रही है। वो उसे कहती है कि उसे अभ्यास से पहले खाना चाहिए, लेकिन यूई पहले से ही नीली आग उगल रहा है और कहता है कि उसे लगता है कि उसका शरीर हल्का हो गया है। महारानी प्रभावित है कि उसने सिर्फ कुछ सांसों में पहली तकनीक में महारत हासिल कर ली। वो खुद भी भ्रमित है, पूछता है कि क्या उसने वास्तव में महारत हासिल कर ली, लेकिन महारानी जो अब काउंटर पर बैठ चुकी है उसे कहती है कि ऊर्जा इकट्ठा करना सक्षम होना यह साबित करता है कि उसने कर लिया है। वह उसे फिर से सांस लेने और शक्ति इकट्ठा करने की कोशिश करने के लिए कहती है। लड़का एक वैक्यूम की तरह दिखता है जो वातावरण से सारी ऊर्जा खींच रहा है, यहाँ तक कि वह चौंक जाती है और पूछती है कि वह किस प्रकार का राक्षस है। महारानी को फिर से प्रभावित करने के लिए उसे का तत्काल कदम मिलता है। वह सोचने लगता है कि जब भी वह उसे प्रभावित करता है उसकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, जिससे यह और कठिन होता जाएगा। जितना वह एक अच्छी भेड़ थी उतना ही ऊन काटने की एक सीमा होती है। वह पूछती है कि वह क्यों हंस रहा है और वह जवाब देता है कि कुछ नहीं। फिर वह पूछता है कि क्या उसके पास कोई अन्य निर्देश है क्योंकि वह वापस अभ्यास करना चाहता है। वह कहती है हाँ और उल्लेख करती है कि उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या। वह पूछता है कि यह क्या है और वह जानना चाहती है कि घर में कोक क्यों नहीं है। बेचारा आदमी हैरान है। बाद में वो कहता है कि इस समय उसे डिलीवरी एप्स का उपयोग करना सिखाना खतरनाक है, लेकिन वह पहले ही अपनी कोक पी रही है, कहते हुए कि वह अद्भुत महसूस कर रही है। जब वह जा रहा होता है तो वह कहती है कि उसे कुछ और याद दिलाना है। उसे अधिक सतर्क रहना चाहिए क्योंकि उसने कई प्रतिभाओं को अहंकार के कारण गिरते हुए देखा है। उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि पहाड़ों के आगे भी पहाड़ होते हैं। लेकिन उसके व्याख्यान के बीच में वह अचानक बिना रुके हिचकी लेने लगती है। वह अपना मुंह ढंक कर कहती है कि यह शरीर अजीब तरह से नाजुक है। वो वहां से जाते हुए कहता है कि उसने उसे जल्दी से पीने के लिए मना किया था। वह उसे कहती है कि गायब हो जाए, नहीं तो वह उसे खत्म कर देगी। वह जवाब देता है कि उसे पता होना चाहिए कि अगर वह इसे पीती रही तो उसे मधुमेह और कैविटी हो सकती है। महारानी पूछती है कि क्या उसे इसे नहीं पीना चाहिए और वह दरवाजा पटकते हुए कहता है कि यह बेहतर है। इससे वह आराम करती है, कहते हुए कि आखिरकार उसे थोड़ी शांति मिली। लेकिन बाहर से वह चिल्लाता है, उसे याद दिलाते हुए कि उसकी संख्या संपर्क सूची में सबसे पहले है। महारानी चिंतन करती है कि उसके पिछले दुनिया में सभी लोग से डरती थी। उसे इस तरह से किसी के उसकी चिंता करने का एहसास हुए बहुत समय हो गया था। यूं ही घर वापस आ गया, सोचते हुए कि उसका भाई कहाँ गया है। वह थके हुए दिन के कारण सोफे पर लेटने का फैसला करता है और अपने उस छोटे से गेम को खोलता है। वो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप चैट चेक करता है जो अच्छी मिलने की बात कर रहे हैं। स्कोर यूई खेलने के लिए पूछता है, लेकिन अचानक सभी पेट की समस्याओं का दावा करते हैं और जाना चाहते हैं। जाहिर है यूई उन खिलाड़ियों में से है जो टीम को डुबाते हैं। यही कारण है कि कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता। लेकिन किसी ने जिसका नाम ओल्ड मैनियक्स है कहता है कि वह जल्द ही शहर में होगा और पूछता है कि क्या यूई कल खाने के लिए जाना चाहता है। यूई स्वीकार करता है और बहुत उत्साहित हो जाता है। यह दर्शाता है कि वह ओल्ड मैनियक के साथ 3 या 4 वर्षों से खेल रहा है, लेकिन उसने कभी उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। इसी दौरान अपने निगरानी कक्ष में कोई टिप्पणी करता है कि वे किसी अजीब पड़ोस में गायब हो गए। एक गंजा आदमी कहता है कि वे वहां जांच के लिए गए थे, लेकिन शव के कोई अवशेष नहीं थे। कोई और व्यक्ति जवाब देता है कि चिंता मत करो क्योंकि उन्होंने उस बच्चे से निपटने का तरीका पहले ही ढूंढ लिया है। अगले दिन यूवी अपने दोस्त को मैसेज कर रहा होता है, कहता है कि वह उसके आने का इंतजार कर रहा है, साथ ही उस खाने के बारे में सोच रहा होता है जो उसने मंगाया है। फिर कोई पास आता है। क्या ये ओल्ड मैनिक है? क्या हो रहा है? क्या खेल? यूबी युवा महिला से कहता है कि टेबल पहले से ही आरक्षित है। वह सोचने लगता है कि वे बार के लिए काम करती है
और टिप्पणी करता है कि पेय पदार्थों का बाजार कितना प्रतिस्पर्धात्मक रहा है। लेकिन फिर वह मुस्कुराती है और कहती है कि वह ओल्ड मैनियक है। वह उनकी चैट हिस्ट्री दिखाती है, जिससे यूई चौंक जाता है। असहज महसूस करते हुए वह पूछता है कि क्या वह पक्का है, ये बताते हुए कि उसकी आवाज बहुत अलग लगती है। लड़की समझाती है कि लोग सोचते हैं कि वह बहुत भोली और आसानी से बेवकूफ बन जाती है। यही कारण है कि वह ऑनलाइन एक बूढ़े आदमी के रूप में दिखावा करना पसंद करती है। वह कहती है कि जिसने उसे यह सब बताया था वह उसकी बहन लिंगजी थी। यूबी टिप्पणी करता है कि अब उसे समझ में आ गया है कि वह कभी कभी बूढ़े आदमी के माइक्रोफोन पर महिला की आवाज क्यों सुनता था। असहज महसूस करते हुए उसने उससे उसे ऐसा न कहने के लिए कहा और बताया कि उसका नाम श्याओतू है और वह कुछ समय तक इस शहर में रह रही होगी। बाद में एक झील के पास वह पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगता कि वह अकेली आई है। वह कहती है कि वह ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि वह बचपन से प्रशिक्षण लेने के कारण सुरक्षित महसूस करती है। उसे विश्वास है कि वह अकेले ही 3 या 5 लोगों का सामना कर सकती है। हमारा लड़का कहता है कि वह समझता है, लेकिन वह अभी भी इस बात की आदत नहीं डाल पाया है कि उसकी ऑनलाइन दोस्त इतनी खूबसूरत लड़की निकली। वह घबरा जाती है, पूछती है क्या वह उसके बारे में बात कर रहा है और हल्के से दीवार पर मारने लगती है। उसे कहती है बिना सोचे समझे ऐसी बातें न कहे। हालांकि लड़की इतनी ताकतवर है कि संरचना ढह जाती है। वह उसे बचाने के लिए दौड़ती है और वह सोचता है कि इस तरह मरना इतना बुरा नहीं होगा, और इसी के साथ वह उसके ऊपर गिर जाती है। कितनी पसलियां टूटी, 1 2 3 4 5 उसकी पसलियां। वह माफी मांगती है, समझाते हुए कि उसके पास असाधारण शक्ति और घने हड्डियों वाला विशेष शरीर है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस पर गिरने से इतना नुकसान होगा। हमारा लड़का एक तकनीक तैयार करता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है, उसे आश्वस्त करता है कि वह इसे संभाल सकता है। यह दर्शाता है कि यह अच्छी बात है कि उसने वे तकनीकें अभ्यास की थी, या वह निश्चित रूप से मर गया होता। फिर उसका फोन एक संदेश के साथ बजता है और वह कहती है कि उसके पहले अनुरोध की अंततः प्राप्ति हो गई है। वह उसे एक्सी एक्शन नामक एक ऐप दिखाती है और पूछती है कि क्या वह इसके बारे में जानता है। वह पूछता है कि क्या यह वही ऐप है जहां आप योद्धाओं और साधकों के लिए मिशन पोस्ट कर सकते हैं और मिशन पूरा करने पर वे पुरस्कार जीतते हैं और हीरो पॉइंट्स अर्जित करते हैं। वह पुष्टि करती है और कहती है कि उसका अंतिम सपना सबसे महान नायिका बनना है। फिर वह उसे मिशन दिखाती है जो किसी ऐसे व्यक्ति को हराना है जिसने दूसरे आदमी की प्रेमिका चुरा ली है। वह उसे फोन दिखाती है और वह कहता है कि ऐसा कमीना मरने के लायक है। लेकिन फिर वह पूछती है कि क्यों लक्ष्य इतना उसके जैसा दिखता है। बिना हिचकिचाए वह लगभग उसकी गर्दन काट देती है। वह बच जाता है और उसे शांत होने के लिए कहता है, ये दावा करते हुए कि वह ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। लेकिन वह उसकी बात नजरअंदाज करती है और कहती है कि क्योंकि ये उसका पहला मिशन है, वह असफल नहीं हो सकती, तो बेहतर है कि वह बचना बंद कर दे। वो पैर से किक मारती है, लेकिन वह एक और हो जाता है और पूछता है कि वह अपने दोस्त को इस तरह मारने की कोशिश क्यों कर रही है। प्रेरित होकर वह उससे केवल कहती है कि बचना बंद करो और वह हीरो पॉइंट बनो जिसकी उसे जरूरत है। वह फिर से बच जाता है और वह हैरान लगती है कि कैसे वह हमेशा उसके हमलों से बच जाता है। नायक सोचता है कि उसके जीवन में कोई स्त्री कभी आसानी से नहीं आती, लेकिन चूंकि वह इस तरह से चीजें करना चाहती है, वह पीछे नहीं हटेगा। वह उसके पीछे प्रकट होने के लिए तुरंत कदम का उपयोग करता है और ताव मुक्का चलाने की तैयारी करता है। उसे एहसास होता है कि इस आदमी को मारने की कोशिश करना एक गलती थी। इससे वह डर जाती है और वह आत्मा झटका तकनीक अर्जित करता है। ये क्षमता प्रतिद्वंद्वी को चौंका देती है, उन्हें थोड़ी देर के लिए उसकी बात मानने के लिए मजबूर कर देता है। च्याओ कहती हैं कि उनके दादा हमेशा उन्हें बताते थे कि चीन में कई छुपे हुए ड्रैगन हैं और अब वह देखती हैं कि वह उन्हें हरा नहीं सकती। यूवी उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि चिंता मत करो क्योंकि वह भी बचपन से प्रशिक्षण कर रहे हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि उन्होंने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन वह कहती है कि वह इस बात पर विश्वास नहीं करती, ये बताते हुए कि जिस तरह से वह उनके हमलों से बच रहे थे वह अजीब था। वह कहती है कि उसे जांचना पड़ेगा और वह पूछता है कि वह क्या मतलब है। वह उसके शरीर को टटोलना शुरू करती है, ये कहते हुए कि अगर वह बचपन से प्रशिक्षण कर रहा है। वह उसकी शर्ट उठाती है, उसे कहती है कि विरोध न करे क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बाद में वह पूछती है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह सिर्फ 3 महीने से अभ्यास कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि उसे लगा कि उसने जो क्षमताएं सीखी हैं वे विशेष हैं, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वे इतनी शक्तिशाली होंगी। बेशक हमें पता है कि उसने केवल 3 दिनों से अभ्यास किया है, लेकिन वह उसे यह नहीं बताने का फैसला करता है। शियाओ तो कहती हैं कि ऐसे हुनर के साथ वो उन पर अपने दादा की राय जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। यूए पूछती हैं कि क्या वो पता लगा सकती हैं कि कौन उसे मारने की कोशिश कर रहा था, और उन्हें विश्वास दिलाती हैं कि वह सच्चे प्यार में विश्वास करता है और कभी निराश नहीं होगा। शियाओ तो कहती है हाँ, और वह लड़के के साथ जो चाहे कर सकता है। इस बीच हमारे नायक को यह अजीब लगता है क्योंकि उसने पहले कभी इन लोगों को नहीं देखा है। आदमी शो की भी तारीफ करता है, ये कहकर कि उसे 5 सितारा समीक्षा मिलेगी। उसी क्षण यूई आदमी से पूछती है कि क्या उसने कोई गलती की है, क्योंकि वे कभी नहीं मिले। लेकिन आदमी पूछता है कि क्या यूई ने उसे इस्तेमाल करने के बाद उसे पहले ही भूल गई है। फिर वह अपने आदमियों को यूई को गिराने का आदेश देता है। 2 और लोग कुछ संदिग्ध चीज लेकर आते हैं। कान की बाली वाला आदमी कहता है कि आज वे उनसे सब कुछ ले लेंगे। उनमें से एक कहता है कि वह हैंडसम है, इसलिए वे उसके साथ जो चाहें वो करने का मजा लेंगे। यूई जल्दी से समझ जाता है कि या तो ये लोग बदनीयत से काम कर रहे हैं या उन्हें किसी ने नियंत्रित किया है। वह निर्णय लेता है कि यह सही समय है उस तकनीक का उपयोग करने का जो उसने अभी हासिल की है। वह आत्मा को झटका देने की तकनीक को सक्रिय करता है और उन्हें आदेश देता है कि वे पता करें किसने मिशन भेजा और उनके साथ निपटे। जाओतू पूछता है कि क्या वह बस इन्हीं लोगों को मरने देने वाला है। वह जवाब देता है कि अभी के लिए ये सबसे अच्छा समाधान है। घर के रास्ते में वह कहती है कि वह आज उसके साथ अधिक समय बिताना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे कॉल आ रहे हैं और उसे जाना होगा। नायक कहता है कि चूंकि वह कुछ समय के लिए शहर में रहेगी, वे फिर से बाद में मिल सकते हैं। वह विदाई में हाथ हिलाती है, कहती है कि वे जल्द ही मिलेंगे। वह देखता है कि कैसे उसकी बहन उसे डांट रही है, सोचता है कि जब उसके अन्य दोस्त जानेंगे तो वे क्या सोचेंगे कि वह पुराना पागल आदमी है। एक लड़की तभी उसके फोन पर कॉल आता है और वह कहता है कि उसने आखिरकार डिवाइस का उपयोग करना सीख लिया है। वो मजाक में जवाब देता है कि अगर वह अपहरण हो गई है तो उसे 2 बार ताली बजानी चाहिए, लेकिन महारानी कहती हैं कि संचार उपकरण का उपयोग करना उनके लिए आसान है।
वो सीधे कहती है कि वह चाहती है कि वह उसके साथ कपड़े खरीदने जाए। अगले दृश्य में वे पहले ही दुकान पर पहुंच चुके हैं और यूई टैक्सी ड्राइवर को लीन के कारण हुई समस्या के लिए पैसे दे रही है। जब उसने टैक्सी रोकने का सुझाव दिया, उसने टैक्सी में से एक को लात मारी, ये कहते हुए कि वह सिर्फ उसकी हिदायतें मान रही थी। वह आएं भरता है और कहता है जो भी हो, फिर पूछता है कि वह अचानक से इतने कपड़े क्यों खरीदना चाहती है। वह जवाब देती है कि उसे हमेशा किसी और के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। दुकान का कर्मचारी पूछता है कि क्या वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े खरीदने आया है। यूवी जानता है कि यह एक बिक्री की चाल है ताकि बाद में अधिक चार्ज किया जा सके और स्पष्ट करता है कि वह केवल उसके बैग उठाने आया है। पास में कुछ लोग टिप्पणी करते हैं कि उसके जैसे व्यक्ति के लिए ऐसी खूबसूरती पाना असंभव है जैसे वह। क्लर्क एक हल्की ड्रेस निकालकर कहता है कि उसे पसंद आएगी और फिर एक गुची जैकेट दिखाता है जिसका दावा करता है कि वह कभी फैशन से बाहर नहीं होती। वह पूछती है कि क्लर्क क्या कह रहा है। वह समझाता है कि उसके विश्व में हर पोशाक अलग अलग परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होती है। वह सिर हिलाते हुए कहती है कि वह समझ गई और फिर पूछती है कि क्या उनके पास कोई तंग लेटेक्स पोशाकें हैं। क्लर्क अजीब महसूस करता है और पूछता है कि वह किसके बारे में बात कर रही है। भ्रमित होकर वह यूवी की ओर देखती है और कहती है कि उसने उसके कंप्यूटर पर देखा था कि वह हमेशा इस तरह की चीजें खोजता है। शर्मिंदा होकर यूवी क्लर्क को समझाने की कोशिश करता है कि उसका मतलब सुपर हीरो स्टाइल कुछ है देख रही थी, इसलिए उसने लेटेक्स का जिक्र किया। लेकिन महारानी कहती है कि उसने केवल इसलिए पहनने का सोचा क्योंकि उसने सोचा कि यह फैशनेबल है, क्योंकि वह हमेशा इसे देखता था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह नहीं चाहता कि वह इसे आजमाए। आसपास के जिज्ञासु लोग उसके और बैग ले जाने वाले के बीच के संबंध को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच यूवी क्लर्क से कुछ अधिक उपयुक्त लाने के लिए कहता है। वो सहमत हो जाती है और महारानी बदलने जाती है। वो पोशाक पहनकर वापस आती है। क्लर्क तुरंत उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि वह शानदार लग रही है। महारानी कहती है कि यह उसके संसार में जो वह पहनती थी उसके समान है और यूवी से पूछती है कि वह क्या सोचते हैं। क्लर्क बताता है कि यह उनके विंटेज संग्रह से है। वह टिप्पणी करती है कि वह कुछ अधिक क्लासिक चाहती थी और सोचती है कि यह एकदम सही है। महारानी शीशे के सामने खड़ी होती है और इसे खरीदने का निर्णय लेती है। फिर वह बैग वाहक की ओर इशारा करती है। वह यूवी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह उसके लिए भी कुछ चुनेगी। वह यह समझ नहीं पाता कि क्यों, लेकिन अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वह पात्र लगभग वैसा ही दिखता है, कोई बड़ा बदलाव नहीं। हालांकि महारानी, जो हर मिनट अधिक आत्मविश्वास से भरी लगती है, यूवी से कहती है कि वह काफी स्टाइलिश लग रहा है। वह पूछता है कि उसने उसके लिए भी कुछ खरीदने पर जोर क्यों दिया। वह समझाती है कि लिन परिवार ने कुछ दिनों में एक भोज के बारे में संदेश भेजा है। वह भुगतान करती है और कहती है कि उसने सोचा कि यह इसके बारे में अधिक जानने का अच्छा अवसर होगा, इसीलिए उसने उसे यहाँ साथ आने का निमंत्रण दिया। लेकिन तब कैशियर कहता है कि उसके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। यूवी को यह अजीब लगता है क्योंकि लिन परिवार के खाते में अनलिमिटेड फंड्स होने चाहिए। फिर वह खुद भुगतान करने की पेशकश करता है। उसे पता है कि उसे 2 महीने तक किफायत से जीना पड़ेगा, लेकिन उसे लगता है कि उसका इसके लायक है। सिवाय पूरी कीमत $38,000 हुई और लड़का आघात में है। बाद में वह एक और पेय आजमा रही है और टिप्पणी करती है कि यह कोक की तुलना में फीका है। यूवी उसे बताता है कि उसने उसका खाता जांचा और देखा कि एक सार्वजनिक खाते में बड़ी राशि स्थानांतरित की गई थी। इसे हल करने के लिए वे प्रबंधक झेंग से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वह कहती है कि वह इसके बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं है। पैसा, वह समझाता है कि पैसा काफी मूल्यवान है और पूछता है कि क्या सच में उसे परवाह नहीं है। वह जवाब देती है कि अगर उसे इतनी चिंता है तो आगे से वह उलझन में है और पूछता है कि वह अपना पैसा कैसे बनाएगा। तभी वह कहती है कि उसके पास जो भी पैसा है वह उसका भी होगा। उसकी संपत्ति को देखते हुए वह तुरंत खुश हो जाता है, लेकिन यह महसूस करता है कि इसका मतलब है कि वह इस पल से उसका हो जाएगा और कभी नहीं बच सकता। शर्माते हुए वह कहता है कि वह समझ गया है, लेकिन जोड़ता है कि अभी भी कुछ चीजें स्पष्ट करनी बाकी हैं। अचानक वह बगल में देखती है और टिप्पणी करती है कि वे लोग गायब हो गए हैं। उनके अनुसार वे उससे अधिक सजीव थे जितना उसने सोचा था। वह कहता है कि उसे भी पहले लगा था कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। वह उसकी तेजी की सराहना करती है और कहती है कि अगर वह चाहता है तो वह इसे संभाल सकता है। इस बीच एक गली में एक गंजा आदमी गुस्से में पूछता है कि उनकी योजना को क्यों रद्द किया जा रहा है जब यह लगभग पूरी हो चुकी थी। भूरे बालों वाला आदमी कहता है कि लड़के को खत्म किया जाना था क्योंकि उसने लिन की कार दुर्घटना देखी थी, लेकिन चूंकि वह जिंदा है अब उसे मारने की कोई वजह नहीं है। गंजा आदमी गुस्से में पूछता है कि क्या वे उन 3 भाइयों का बदला नहीं लेंगे जिन्हें उन्होंने खो दिया। उसके बगल में चश्मा पहना आदमी कहता है कि इस मुद्दे को जल्दी या बाद में सुलझा लिया जाएगा। बाद में कंपनी में एक आदमी कुछ कागजात देता है कहते हुए कि मिस लिन ने कुछ भुगतान की। एक बार जब वे भुगतान प्रतिपूर्ति कर दिए जाते हैं तो उनके पास पैसा होगा। बस दिक्कत यह है कि नए अनुबंध के लिए एक नई हस्ताक्षर की आवश्यकता है और वह पूछता है कि क्या यूई इसे संभाल सकता है। समस्या यह है कि यूई संख्याओं के मामले में अच्छा नहीं है। उसे याद आता है कि महारानी ने कहा था कि उसका पैसा अब उसका है। काश ये सच होता, क्योंकि इससे अगले 10 सालों के लिए उसका जीवन आसान हो जाता। वो आदमी से कागज देने के लिए कहता है और आदमी सहमत होता है, लेकिन फिर वह एक और ढेर लगाता है और फिर एक और, ये बताते हुए कि ये आने वाले अनुबंधों के लिए है। मोटे आदमी ने मदद करने की पेशकश की, ये कहते हुए कि वास्तव में बहुत सारे हैं उन्हें, लेकिन यूई ठगा नहीं जाना चाहता और फैसला करता है कि इसे खुद संभालना बेहतर है। वो पूछता है कि क्या उसे बस सिस्टम में आदेशों की तुलना करनी है। आदमी पुष्टि करता है और चला जाता है, ये कहता हुआ कि यदि उसे मदद की आवश्यकता हो तो बुला ले। बाहर शोनन पूछता है कि सब कैसा हुआ। आदमी जवाब देता है कि यूई उस पर विश्वास नहीं करता। दोनों अजीब तरह से हंसते हैं, कहते हैं कि यह तो है सही। यदि मोटे आदमी ने फाइलें संभाली होती तो किसी भी गलती के लिए उसे दोष दिया जा सकता था, लेकिन अब जब यूई सब कुछ अकेले कर रहा है तो वही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, खासकर क्योंकि उसे एहसास नहीं है कि उसकी डेस्क पर मौजूद सूचियां सभी गलत हैं। स्पष्ट रूप से इसमें उसे लगेगा हमेशा के लिए, और वह फिर भी सब गड़बड़ कर देगा। शोनेन उस व्यक्ति की तारीफ करता है, कहता है उसने बहुत अच्छा काम किया और स्थिति को पलट दिया। मोटा आदमी टिप्पणी करता है कि चूंकि कंपनी कठिन समय से गुजर रही है, अगर यूई गलतियां करता है तो उसे निश्चित रूप से निकाल दिया जाएगा। भले ही अध्यक्ष उसे रखना चाहे, वे एक शेयर धारकों की बैठक बुला सकते हैं और उसे अनिवार्य रूप से बाहर कर दिया जाएगा। गोरा आदमी कहता है कि जैसे ही वे यूई की रिकॉर्ड की गई स्पष्ट वीडियो जारी करेंगे, वह बेनिकोन बेलेकोल तो जिस
खत्म। लेकिन फिर सचिव प्रकट होती है, कहती है कि कुछ लोग उससे बात करना चाहते हैं। गली से आए लोग, हाथ में कुछ खतरनाक लिए हुए। सचिव पूछती है क्या वह उन्हें जानता है। वो कहता है हाँ, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, और वह उसे बताता है कि चाहे कुछ भी हो, हस्तक्षेप न करें या पुलिस को न बुलाएं। वह उसे आश्वस्त करती है कि वह यह रहस्य रखेगी। शोनन उन लोगों की ओर बढ़ता है और उन्हें ऊपर बात करने के लिए कहता है। इस बीच सचिव सोच रही है कि वे क्या योजना बना रहे हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, वह कई अजीब आवाजें सुनती है। शोनान चिल्ला रहा है, कह रहा है कि यह इस स्थान में फिट नहीं होगा। सचिव सोचती है कि वह खतरे में हो सकता है, लेकिन याद करती है कि उसने उसे ना रुकने के लिए कहा था। अचानक कमरे से एक कराहने की आवाज आती है और वह खुद से टिप्पणी करती है कि अमीर लोग वाकई मजे करना जानते हैं। वापस यूई पर। बेचारा लड़का थका हुआ है, कुछ भी मेल नहीं खा रहा है और सिस्टम का डाटा गलत लगता है। वो दोबारा गणना करने का फैसला करता है, इस बार आश्वस्त होकर कि यह काम करेगा। उसी समय उसका फोन बजता है। ये महारानी का कॉल है, जो उसे डांट रही है और पूछ रही है कि वो अब तक खाने के साथ घर क्यों नहीं आया है, महसूस करते हुए। अजीब। वो पूछता है कि उसने डिलीवरी क्यों नहीं मंगवाई, क्योंकि इसमें उसे समय लगेगा। लेकिन वह उसे चेतावनी देती है कि उसके पास दरवाजे पर होने के लिए 1 मिनट है, नहीं तो उसे दृश्य एक रेस्तरां में बदल जाता है। महारानी टिप्पणी करती है कि इस दुनिया का खाना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। यूई पूछता है कि क्या वह कुछ पोर्क इंटेस्टाइन नूडल्स आजमाना चाहती है। वह तुरंत मना कर देती है, तो वह सवाल करता है कि उसने अभी तक डिलीवरी ऐप में महारत क्यों नहीं हासिल की, या शायद उसने कर ली है और बस उसके साथ खाना चाहती थी। अचानक वह घुटती है, लेकिन जल्दी से अपनी अभिव्यक्ति बदल लेती है। दावा करती है कि ऐप पर बहुत सारे विकल्प थे, इसलिए वह निर्णय नहीं ले सकी। वह कहता है कि वह समझता है और वह बैठ जाती है। पूछती है कि आज काम कैसा था। वह बताता है कि वह कुछ वित्तीय कागजात की समीक्षा कर रहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वह सुझाव देती है कि शायद ध्यान की कमी थी, लेकिन वह जोर देते हैं कि मैनेजर झांग ने कुछ गड़बड़ की होगी। वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाना स्वादिष्ट है। अचानक पास की मेज पर बैठे एक गंजे आदमी ने चिल्लाकर कहा कि उसे यकीन है कि यह गरीब प्रतियोगिता नहीं है। यूई चौंक जाती है, सोचती है कि आदमी ने पहले यह क्यों नहीं बताया। महारानी उलझन में दिखती है। यूई देखता है कि रेस्तरां प्रबंधक पास आता है और गंजे आदमी से पूछता है कि वह क्यों चिल्ला रहा है। वह आदमी इस बात पर जोर देता है कि यह स्पष्ट रूप से आंत नहीं है। प्रबंधक उससे कहता है कि बिना सबूत के रेस्तरां को बदनाम करना बंद करे। महारानी यूई से पूछती है कि वह कहां जा रहा है। तभी गंजा आदमी धमकी देता है कि वह जगह बंद कर देगा। तभी यूई बीच में आता है, आदमी के कंधे पर हाथ रखता है और प्रबंधक से पूछता है कि क्या गंजे आदमी का दावा सही है। वह समस्या उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को उठाता है और चेतावनी देता है कि उसे वहां पैसा खर्च करने का मुआवजा चाहिए। प्रबंधक किसी भी गलती से इनकार करता है, लेकिन यूई स्वीकारोक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हुए कहता है कि खाना अजीब स्वाद का था और धमकी देता है कि अगर वह सच नहीं बताएगा तो उसे पीट देगा। अंत में रसोइया स्वीकार करता है कि आंतें किण्वित सेम से बनी है। स्वाभाविक रूप से हर कोई अपने पैसे वापस मांगता है। जब यूई वापस बैठती है तो महारानी कहती है कि उनके राज्य में प्रबंधक को दैवीय दंड का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह अपना भोजन खत्म करती है और कहती है कि कम से कम उनका ऑर्डर अच्छा था, इसलिए वे इसे नजरअंदाज कर देंगे। प्रमुख पात्र चीजों को जोड़ते हुए समझते हैं कि शायद झांग असली उत्पादों को कुछ सस्ते से बदल रहा है। अगले दिन यूई वापस ऑफिस में है। झांग पास आता है और पूछता है कि क्या उसने दस्तावेज पूरे कर लिए हैं। यूई जवाब देता है कि हाँ, उसने पूरे कर लिए हैं और उन्हें पहले ही निवेशकों को भेज दिया है। अचानक झांग ने चिल्लाते हुए कहा कि यह भयानक खबर है। वह माफी मांगते हुए कहते हैं कि उन्होंने गलती की है। उन्होंने सप्लायर सूची को अपडेट करना भूल गए और पुरानी प्राइसिंग का उपयोग किया। वह जोर से चिल्लाते हैं कि अगर यूई ने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और भेज दिए तो कंपनी को लाखों का नुकसान होगा। कुछ अन्य कर्मचारी भी शामिल होते हैं, कहते हैं कि इसका प्रभाव पूरे कंपनी पर पड़ेगा। जियोनान वहां आते हैं, पूछते हैं कि यूई ने इस बार क्या गलती की। हालांकि लगता है कि जियोनान की रात कष्टदायक रही। वह स्पष्ट रूप से दर्द में है, अपनी पीठ के निचले हिस्से को पकड़े हुए। झांग पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। हमारा लड़का बस मुस्कुराता है, कहता है कि वह सभी इस हलचल के बारे में जिज्ञासु है। फिर शियाओनान कहता है कि यूई की गलती की वजह से इस महीने कंपनी में किसी को बोनस नहीं मिलेगा। बाकी कर्मचारी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि वे उस बोनस पर निर्भर थे। सुनहरे बालों वाला आदमी कहता है कि चूंकि अब यूई राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, उसे यह सबको समझाना होगा। फिर यूई बताता है कि सभी अनुबंध सही कीमतों के साथ भेजे गए थे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। शियाओनान इस बिना समस्या के दावे से भ्रमित लगता है। यूई संख्याएं साझा करते हैं, उन्हें देखने के लिए कहते हैं। जब झांग जांच करते हैं तो वे पुष्टि करते हैं कि संख्याएं वास्तव में सही हैं। फिर यूई बताते हैं कि झांग की गलती के कारण लगभग सभी का बोनस जा रहा था, इसलिए यह न्याय संगत है कि वह एक स्पष्टीकरण दें। शर्मिंदा होकर झांग स्वीकार करते हैं कि उन्होंने एक बड़ी गलती की, लेकिन भाई लियू की वजह से कंपनी एक बड़े नुकसान से बच गई। श्यामन बीच में बोलते हैं, कहते हैं कि हालांकि झांग ने गलती की, कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। तभी यूए उठता है और कहता है कि मास्टर जियाओनन की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वह जियाओनन के कंधे पर एक हाथ रखता है, उसे कुर्सी पर धकेलता है और उसे क्षण भर बैठने को कहता है। यूए जोड़ता है कि वह इस बात को लेकर अधिक जिज्ञासु है कि कंपनी का सारा पैसा शियाओनान के खाते में क्यों है। कर्मचारी चिल्लाते हैं, यह अब समझ में आता है कि उनके बोनस क्यों गायब हो रहे थे। शियाओनान झूठ बोलने की कोशिश करता है, ये दावा करते हुए कि उसे नहीं पता कि पैसा कहां गया और वह इस कंपनी में निवेश भी नहीं करता अगर अध्यक्ष लिन ना होते। लेकिन यूए उसे बस झूठ बोलना बंद करने के लिए कहता है। गिर जाने पर शियाओनान मानता है कि उसे अब याद आ गया है कि यह झांग था जिसने उसके खाते से पैसा ट्रांसफर किया, क्योंकि उसे इसकी जरूरत थी। वह जोर देता है कि उन्हें बस झांग से बात करनी चाहिए ताकि पैसे वापस मिल सके। यूए टिप्पणी करता है कि यह अच्छा है कि उसका दोस्त शियाओनान अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहा है और कायरों को उजागर कर रहा है, लेकिन शियाओनान गुस्से से तपते हुए बड़बड़ाता है कि वह इस आदमी को मारना चाहता है। इस बीच कर्मचारी अपने कीबोर्ड उठा लेते हैं। यूई उन्हें बताता है कि उन्हें क्या करना है, वे जानते हैं। स्वाभाविक रूप से मैनेजर की पिटाई हो जाती है और हर कोई चिल्लाता है कि यही कारण है कि उन्हें हमेशा ओवरटाइम करना पड़ता है। फिर हमारे लड़के को महारानी का संदेश मिलता है, जो हमेशा की तरह है, भूखा था। तभी उसे याद आता है कि आज लिन परिवार का दावत है। दृश्य लिन परिवार की हवेली की ओर बदलता है, जहां लिन वेई नाम का आदमी तैयार हो रहा है।
वो वही भाई है जिसने पहले महारानी को मारने की कोशिश की थी। एक नौकरानी उसके पास आती है और उसे सूचित करती है कि मेहमान आ चुके हैं।